अच्छा, आज का बच्चे हमारा जिस तरह टॉपिक है चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो ज्यादातर हमने इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया है, उनके रूट्स के बारे में डिस्कस किया है कि एक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी मतलब सॉल्यूशन के बारे में, उसके रूट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब हम मैट्रिसेस के बारे में पर आएंगे कि हम मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में। वैसे तो जनरली हम मैट्रिक्स इक्वेशन को हम क्रैमर रूल्स के मुताबिक वो करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, सिस्टम्स का जो तरीका है जो आप लोग एफएससी में पढ़ते हैं उसके मुताबिक हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, यहाँ पर अब हमारी अप्रोच न्यूमेरिकली होगी कि अब न्यूमेरिकली हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जिस तरह आपको मालूम है कि अब बाज़ दफ़ा इवन समटाइम्स हमारे पास ये जो एफएससी में क्वेश्चन होते हैं, समटाइम्स उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना बड़ा आसान नहीं होता हमारे पास, या एक तरह से काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मैट्रिक्स इक्वेशंस में। तो बाज़ दफ़ा ऐसी मैट्रिसेस आपको आ सकती हैं जिसमें लॉगरिथमिकल फंक्शन हो या बहुत कुछ, अगर आपके पास ऐसी मैट्रिसेस आ सकती हैं जिनको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना आसान ना हो, तो उन मैट्रिक्स इक्वेशन के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड या एक और इस तरह के जो मेथड्स हैं, आइटरेटिव मेथड्स हैं, जिसमें जैकोबी आइटरेटिव मेथड अभी आएगा, और बहुत सारे मेथड्स हैं, वो फिर हम एक तरह से यूज करते हैं। सादा अल्फाज में फिर ऐसी मैट्रिक्स इक्वेशंस के लिए फिर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये मेथड है, चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो तो फिर वो दरमियान में भी पूछ सकता है। अच्छा, तो चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास। अब इस मेथड में हमारे पास जिस तरह मैट्रिक्स इक्वेशन है ax इक्वल टू बी, अब ये हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है हमारे पास, एक सिंपल सी मैट्रिक्स इक्वेशन है ये हमारे पास। तो इसमें हमारे पास इस मेथड के मुताबिक हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड में हमारे पास तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि इस मैट्रिक्स ए को हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिखना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज जीरो होती हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज जीरो होती हैं। लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को तो हम इस तरह लिखेंगे कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हम वन लिखेंगे, मतलब आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखेंगे इसकी डायगोनल एंट्रीज। तो पहले स्टेप में तो हम यही करेंगे कि मैट्रिक्स ए को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिर हम इस तरह लिखेंगे कि इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी, वन होंगी। ठीक है, किस तरह लिखेंगे ये अभी आप आगे आपको मेथड में भी क्लियर होगा। मतलब इस तरह देखें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पर रफली भी लिखा हुआ है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिस तरह डायगोनल की ऊपर वाली एंट्री जीरो हो गई, तो डायगोनल एंट्रीज हम वन ले लेंगे। ठीक है, डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री जीरो, डायगोनल एंट्रीज हम वन ले लेंगे, और डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज हम जनरल फॉर्म में लेंगे। इसको हम L21 का नाम दे देंगे, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, L31 सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, L32। ठीक है, अब ये अननोन वैल्यूज होंगी, ये हमें फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करनी होगी वो आगे आपको क्वेश्चन में भी क्लियर होगा, लेकिन असल में हम प्रोडक्ट लेंगे फिर वो कंपैरिजन करेंगे तो उससे फाइंड होती है हमारे पास। लेकिन स्टेप वन का खुलासा यही है कि आपने मैट्रिक्स ए को मतलब मैट्रिक्स ए को आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिखना होगा, और इस तरह लिखना होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज हमारे पास वन होंगी। ठीक है, बाकी ये जिस तरह लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज ये भी हम जनरल लेंगे, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज ये हम जनरल लेंगे। ठीक है, फिर तीसरे दूसरे स्टेप पर फिर हम आएंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हमारा ये तरीका होगा कि हम एक मैट्रिक्स वाई ले लेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स वाई ले लेंगे, और कॉलम मैट्रिक्स, मतलब कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, हम एक जनरल कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे जिसमें एंट्रीज y1 y2 अप टू सो ऑन yn होंगी, रोज जितने भी हो, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। एक जनरल कॉलम मैट्रिक्स हम ले लेंगे। ठीक है, यहां तक के एल वाई को हम, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और वाई की प्रोडक्ट को हम ये
इस मैट्रिक्स बी के बराबर ले लेंगे। यहाँ पर ये मैंने स्मॉल y लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो या इसको स्मॉल y कर दें या इसको कैपिटल Y कर दें, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। तो हम एक जनरल कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे y, यहाँ तक कि इस y जनरल कॉलम मैट्रिक्स y को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे और ये प्रोडक्ट हम मैट्रिक्स बी के बराबर लेंगे। इस इक्वेशन की मदद से, मतलब ये वाली जो हमने इक्वेशन ली हुई है, इस इक्वेशन की मदद से हम इस कॉलम मैट्रिक्स y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और फिर तीसरे स्टेप में हम इस सॉल्यूशन, मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैट्रिक्स x जो है, मतलब इस x को अपर ट्रायंगुलर के साथ प्रोडक्ट में लगेंगे और इसको y के बराबर ले लेंगे। इसको y के बराबर ले लेंगे तो फिर इसमें हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तीन स्टेप हमारे पास इस चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड में है और इस मेथड में आइटरेशंस नहीं है, बस ये एक तरह से इसी मेथड से हमें इस इक्वेशन की सॉल्यूशन मिल जाएगी। मतलब इसमें आपने आइटरेशन नहीं करनी होगी कि आपने पहला आइटरेशन की या दूसरी आइटरेशन की। सादा अल्फाज में ये आइटरेटिव मेथड हमारे पास नहीं है, इसमें आइटरेशंस हमारे पास नहीं है। बस इन तीन स्टेप से हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशन है ax इक्वल टू बी, इन तीन स्टेप से हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम ये तो चले जनरल एक मैट्रिक इस मेथड का तरीकेकार है, चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड का तरीकेकार है। अब इसको सही तरीके से समझने के लिए फिर हमें इस पर एक क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन यही है हमारे पास कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये तीन इक्वेशंस है हमें, और इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये x1 x2 x3 की कोएफिशिएंट्स को हम मैट्रिक्स ए में लिख लेंगे। ठीक है, और इन तीन वेरिएबल x1 x2 x3 को हम मैट्रिक्स एक्स में लिख लेंगे, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा। और राइट साइड को हम मैट्रिक्स बी ले लेंगे। ठीक हो गया ना, मतलब ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में हम इस सिस्टम को लिख लेंगे। तो अब हमने देखें कोफिशिएंट्स हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, हमें मालूम है, हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। इस पर तो आप लोग आसानी से समझते हैं ना, ये तो आप लोग ऑलरेडी एफएससी में भी कर चुके हैं और ये मैथमेटिक्स 2 में भी मैंने आपको करवाया था। तो हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, मतलब ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख लिया। तो अब देखें हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, 201 -34 -2 17 -5। तरीकेकार के मुताबिक, पहले स्टेप के मुताबिक हमने मैट्रिक्स ए को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में हमने इसको लिखना है। तो देखें हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास और ये मैट्रिक्स एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स यू मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को? अब तक जो किया वो समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन हो तो आप मुझे दरमियान में भी रोक सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मसला हो तो दरमियान में भी मुझे इंटरप्ट आप लोग कर सकते हैं। तो अब देखें, अच्छा मैट्रिक्स ए को हमने इस लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिख लिया है, मतलब यहाँ पर ये जो हमने हमारे पास स्टेप 1 है ए इज इक्वल टू एल यू, यहाँ पर मैट्रिक्स ए अपनी जगह पर उसी तरीके से लिखी जाएगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम जिस तरह बताया गया था आपको कि इसकी अपर डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज को हमने 1 में लिखना है और डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज को हमने जनरल फॉर्म में लिखना है, मतलब L21 L31 L32 ये इनकी पोजीशंस है। तो इस फॉर्म में, मतलब ये जनरल एक वेरिएबल है। अब ये तीनों हमने मालूम करनी है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की नीचे वाली एंट्री 0, डायगोनल एंट्रीज को हम U11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, U22 पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम और यहाँ पर U33 होगा मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है ना, और बाकी ये वाली एंट्री पहला रो दूसरा कॉलम U12, पहला रो तीसरा कॉलम U13। ठीक है, ये U13 है, यहाँ पर चूंकि ये कॉपी है तो बिल्कुल इस तरह साइड पर नहीं हो रहा था तो इसलिए ये क्लियर नहीं नजर आ पा रहा। और ये यहाँ पर जो एंट्री है वो U23 होगी, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट लेंगे, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट लेंगे और लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स ए को अपनी जगह पर एज इट इज उसी तरह लिख लेंगे। जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट का तो तरीका आपको मालूम है कि दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रोज इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं तो इसलिए उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो देखें वो आप तरीकेकार सब कुछ कर सकते हैं। तो जब आप
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली एंट्री U11 आ जाएगी। मतलब एक्चुअली ये इस तरह होगा ना कि U11 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 इंटू U11 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो तरीकेकार तो यही होता है ना। तो ये प्लस 0 मैंने रफ फॉर्म में लिखे हुए हैं आपके समझाने के लिए। ये प्लस 0 ये भी रफ फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पहली एंट्री U11 आ जाएगी, दूसरी एंट्री U12 आ जाएगी, तीसरी एंट्री U13 आ जाएगी। ये मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली U13 है हमारे पास। फिर जब हम दूसरे मैट्रिक्स को पहले दूसरे रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी ना कि L21 U11 प्लस 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। तो ये वाली एंट्री फिर क्या आ जाएगी L21 इंटू U11। फिर हम दूसरे रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दूसरी ये वाली एंट्री आ जाएगी L21 U12 प्लस U22। और फिर जब हम दूसरे रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगी L21 U13 प्लस प्लस U23, क्योंकि 1 को जब आप U23 से मल्टीप्लाई करोगे तो U23 ही आता है हमारे पास। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? अब फिर हम तीसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो L31 इंटू U11 एंट्री आ जाएगी। फिर तीसरे रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये एंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी। और फिर तीसरे रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली एंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी। अब हमने क्या करना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना होगा। मतलब ये वाली मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट से ये मैट्रिक्स आ गई और लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स से अपनी जगह पर है। अब हमने क्या करना होगा, इन वेरिएबल्स को इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से कंपेयर करना होगा। मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशन को उसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन से ही हमने कंपेयर करना होगा। U11 को देख लें। अब ये मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इन U11 U12 वगैरह की और L21 L22 वगैरह की वैल्यूज हमने मालूम करनी है। मतलब ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं या ये जितनी भी अननोन वैल्यूज हैं इनकी वैल्यूज हमने मालूम करनी है। मालूम करेंगे तभी हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म में ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएंगे। अभी तो ये जो हमने लिखी थी यहाँ पर, ये तो जनरल फॉर्म में एक लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो तभी हमारे पास ये पार्टिकुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी और ये पार्टिकुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे U11 पहले रो और पहले कॉलम में है तो देखें लेफ्ट साइड पर पहले रो और पहले कॉलम में कौन सी एंट्री है, 2 है। तो फिर U11 की वैल्यू 2 हो जाएगी। पहले रो पहले कॉलम में यहाँ पर U11 है और यहाँ पर पहले रो पहले कॉलम में 2 है। तो U11 की वैल्यू कंपैरिजन से 2 हो जाएगी, जो मैंने यहाँ रफ फॉर्म में लिखी हुई है। फिर देखें यहाँ पर U12 की वैल्यू पोजीशन क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम। और यहाँ पर पहले रो दूसरे कॉलम में एंट्री जो है वो 0 है। 0 है तो U12 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर U13 की पोजीशन है पहला रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर पहले रो तीसरे कॉलम में एंट्री कौन सी है, 1 है। तो U13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना। फिर यहाँ पर जरा आप कंपैरिजन करें, पहले रो इसकी क्या पोजीशन है, दूसरा रो पहला कॉलम। तो यहाँ पर दूसरा रो और पहले कॉलम में क्या है, -3 है। तो L21 इंटू U11 -3 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो U11 की वैल्यू है ना ऊपर, यहाँ पर हमारे पास U11 की वैल्यू है, हमें L21 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जब आप L21 इंटू U11 इक्वल टू -3 में इसमें जब आप पुट करोगे U11 की वैल्यू, जब आप यहाँ पर U11 की वैल्यू पुट करोगे तो U11 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फिर L21 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है ना। सॉरी U11 की वैल्यू 2 है हमारे पास। तो जब यहाँ पर आप U11 की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, L21 इंटू 2 इक्वल टू -3। 2 को जब हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे, मतलब मैं आपको समझाने के लिए वर्ड में कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो देखें आप लोग, हमारे पास क्या है, L इंटू 21 इंटू U11 इक्वल टू -3। ठीक है, साइज जरा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो ये। तो देखिए यहाँ पर U11 की वैल्यू क्या है, -2 है ना, ऊपर हम मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसकी वैल्यू -2 पुट कर लें, पुट कर लें। तो सॉरी +2 है, तो पुट कर लें और बोथ साइड्स पर डिवाइड कर दें। मतलब 2 को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे। जब आप 2 को बोथ साइड पर डिवाइड कर लेंगे तो फिर ये L21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। ठीक हो गया ना।
ये हमारे पास L21 के वैल्यू है। इसी तरह हमारे पास अब तक कितनी वैल्यूज आ चुकी हैं? U11 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, U12 की वैल्यू मिल चुकी है, U13 की वैल्यू मिल चुकी है और अभी हमने L21 की वैल्यू मालूम कर ली है। अब हमें L31 की वैल्यू चाहिए, L32 की वैल्यू चाहिए और इस U22, U23 और U33 की वैल्यूज चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर अब देखें दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में जो एंट्री है वो क्या है? 4 के बराबर है। मतलब L21 इंटू U12 प्लस U22 4 के बराबर आ रहा है। L21 की भी वैल्यू हमने मालूम कर ली है और U12 की भी वैल्यू हमने मालूम कर ली है। तो जब L21 की वैल्यू क्या हमारे पास आई है? -3/2 आई है और U12 की क्या वैल्यू है? 0 है। U12 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये पूरी जब आप U12 की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि U22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। मतलब इस U22 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 4 आ जाएगी। ठीक है ना? इसी तरह ये इसकी पोजीशन क्या है? दूसरा रो और तीसरा कॉलम है ना? दूसरा रो और तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कॉलम में जो वैल्यू है वो -2 है। मतलब L21 U13 प्लस U23 इक्वल टू -2 है। L21 की भी वैल्यू आप लोग पुट कर लें, मालूम है आपको, और U13 की भी वैल्यू पुट कर लें, मालूम है, कैलकुलेशन कर लें तो U23 की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। मतलब हमने U22 भी मालूम कर लिया और U23 भी मालूम कर लिया हमने। हमारे पास अब क्या रहता है? U33 रहता है और L32 रहता है। तो इसको तो खैर कंसीडर ही ना करें क्योंकि कंपैरिजन करने की जरूरत सॉरी हमारे पास अभी यहाँ पर है क्योंकि L31 भी हमने अभी मालूम नहीं किया। इसको हमने कंसीडर करना है। इसकी पोजीशन क्या है? तीसरा रो और पहला कॉलम। तो यहाँ पर तीसरे रो और पहले कॉलम में कौन सी एंट्री है? 1 एंट्री है। तो L31 इंटू U11 हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा, देखें L31 इंटू U11, देखें यहाँ पर रफ में लिखा हुआ है 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर U11 की वैल्यू 2 पुट कर लें तो L31 हमारे पास 1/2 के बराबर आ जाएगा। फिर हमारे पास इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 7 है ना? तो L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल टू 7 आ जाएगा। और U22 हमारे पास अभी हमने मालूम कर लिया है। U22 भी मालूम कर चुके हैं, L31 भी मालूम कर चुके हैं और U12 भी हम मालूम कर चुके हैं। लेकिन U12 तो खैर 0 के बराबर है ना, तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी। तो L32 इंटू U22 इक्वल टू 7 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? चूंकि U12 के वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म मतलब यहाँ ये वाला जो टर्म है L31 इंटू U12, ये वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। सॉरी, ये है, यहाँ पर L31 इंटू U12 है। तो L31 इंटू U12 ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि U12 0 के बराबर है। तो L32 इंटू U22 इक्वल टू 7 आएगा हमारे पास। मतलब ये हमारे पास इस तरह आएगा। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, कंपैरिजन से क्या आ रहा है? L31 U12 प्लस हमारे पास है L32 U22 L32 U22 इक्वल टू 7, इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। तो देखें U12 के वैल्यू 0 है। तो यहां पर जब U12 0 पुट कर लेंगे तो ये वाला टर्म मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगा जब U12 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और रह क्या जाएगा? L32 इंटू U22 इक्वल टू 7। U22 किसके बराबर है हमारे पास? U22 हमारे पास बराबर है, U22 हमारे पास 4 के बराबर है। तो यहां पर आप 4 पुट कर लें। जब आप 4 पुट करेंगे तो ये L32 इंटू 4 इक्वल टू 7 आ जाएगा। मतलब 4 को आप बोथ साइड पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। L32 की वैल्यू हमारे पास 7/4 आ जाएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आप लोग इसको 4 लिखें। ठीक है, 7/4, ये आप लोग करेक्शंस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह फिर हमें अब U33 की वैल्यू चाहिए। तो देखें L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू ये U33 हमारे पास आ जाएगा। तो जब आप प्लस आगे जो भी टर्म आएगा आप कंपैरिजन करेंगे तो U33 की वैल्यू भी हमारे पास अपनी जगह पर आ जाएगी। आप प्रोसेस को आप समझ चुके हैं। तो फिर जब भी हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज करेंगे, इस करस्पॉन्डिंग एंट्री में कुछ मसला है वो आप करेक्ट कर लीजिएगा और इस U33 की वैल्यू हमारे पास -37/8 नहीं आएगी बल्कि कुछ और आएगी। वो सर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो U33 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, लेकिन 37/8 के अलावा कुछ आती है। तो खैर, जब हमने
ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज u11 u22 वगैरह वगैरह हमने मालूम कर लिए, मतलब ये 3 वेरिएबल्स और ये 5-6 वेरिएबल्स हमने मालूम कर लिए, और हमने इनको लोअर ट्रायंगुलर करस्पॉन्डिंग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट कर लिया। तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया और ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, बस उन वेरिएबल्स की या उन जनरल वैल्यूज की पुटिंग कर दी है। ठीक हो गया ना? तो स्टेप 1 तो हमने कर दिया। अब हम आएंगे स्टेप 2 की तरफ कि हम एक जनरल कॉलम मैट्रिक्स लेंगे y, और यहाँ वहां पर तो हमने y1 से लेकर yn बताया हुआ था ना कि कितने रोज हमारे पास होंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं, तो फिर हम कॉलम मैट्रिक्स y को इस फॉर्म में लेंगे कि y1 इंटू y2 इंटू y3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 6। ठीक है ना? और यहाँ पर जरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू गलत पुट की गई है, असल में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। जब आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व करने के, ये आसान है, तो फिर आपके पास y1 y2 और y3 के वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, y1 y2 y3 की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। और तीसरे स्टेप में जब आप आएंगे ux इक्वल टू y जब आप पुट करेंगे, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है, x मतलब x1 x2 x3, और y की वैल्यू भी हम मालूम कर चुके हैं। तो फिर जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यूज भी आ जाएंगी। ये पेपर में थोड़ा आपने डिटेल से करना होगा, और मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि खैर अगर आंसर गलत भी है लेकिन आपने मेथड अगर सही किया है तो फिर आपको जरूर सही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मेथड सही होना चाहिए। मेथड किस तरह से ठीक होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर एक और बात बहुत ख्याल करना है इस बात का कि मैट्रिक्स ए को आपने लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर की प्रोडक्ट में लिखना है, ना कि आप लोग मैट्रिक्स ए को अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर की प्रोडक्ट में लिख लो। ठीक है ना? मतलब इसको एल यू लिखना है, यूएल नहीं लिखना है इस तरह। ये गलत होगा। अगर यूएल लिखा तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको ये मालूम है कि जनरली मैट्रिसेस, तो ये जनरली जो ये मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। तो आपने इसको एल यू ही लिखना होगा, यूएल नहीं लिखना होगा। अगर यूएल आपने लिख लिया तो मेथड ही गलत हो गया। जब मेथड गलत तो फिर लाजमी तौर पर नंबर गलत कटेंगे। तो इसलिए यहां पर आपने एल यू लिखना है। ठीक है? इसी तरह आप लोग y की वैल्यू, ये स्टेप 2 में आपने एल वाई इक्वल टू बी लेना है। ऐसा ना हो कि आप यू आई इक्वल टू बी ले लो। अगर आपने यू आई इक्वल टू बी लिया, मतलब आपने u इंटू वाई इक्वल टू बी आपने ले लिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब मेथड ही गलत हो गया। और इसको आपने यू एक्स इंटू वाई लेना है। ऐसा ना हो कि आप इसे एल एक्स इंटू वाई ले लो, एल एक्स इक्वल टू वाई ले लो। अगर ये भी आपने लिया तो ये भी गलत होगा। बस मेथड का ख्याल रखना। मेथड, सादा अल्फाज में मेथड हमारे पास ठीक होना चाहिए। अगर मेथड गलत होगा तो लाजमी तौर पर फिर एक तरह से नंबर कटेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज में तजाद आया है, तो खैर वैल्यूज में अगर तजाद भी आ जाता है तो अगर मेथड ठीक है आपका तो आपको नंबर मिलेंगे। मेथड बस सही होना चाहिए। आंसर इतना खैर है, आंसर पर पूरी आपको पता है कंसेशन होती है। तो ये था हमारे पास ये चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इसमें क्लियर हुआ है चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड? जिसका जो भी सवाल हो ना वो मुझसे पूछ सकता है। मैं आप लोगों को, अगर जो म्यूट है मैं उसको अनम्यूट भी कर लेता हूँ, और आप भी आई थिंक खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। तो जिसका जो भी सवाल हो वो मुझसे जरूर पूछे। ये चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको क्लियर हुआ है? जी, चैट सेक्शन में भी आप लोग ये अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो वो बिल्कुल हम मुझसे पूछ सकता है। मेथड बहुत सिंपल है, बहुत आसान मेथड है ये। क्लियर है? ठीक है जी। दाऊद ठीक है, बिल्कुल सही। अ, अच्छा, ये मोहम्मद अजहर, अच्छा आप पूछे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझा दें। देखें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हम इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज को हम जीरो लिखते होते हैं। मतलब फर्ज करें हमारे पास, अगर मैं गूगल में आपको ओपन करके दे दूं, अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये अगर विकिपीडिया पर आप लोग आ जाएं,
तो विकिपीडिया में देखें यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखें, ये एक्चुअली हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, U11, U22, U2, U33 अप टू सॉन UNN। ये जनरल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें हम U11, U22, U33 अप टू सॉन UNN, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी नीचे वाली सारी एंट्रीज को हम जीरो लिखते होते हैं। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, मतलब 11, 22, 33, NN, ये डायगोनल एंट्रीज हैं। तो अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से ऊपर वाली सारी एंट्रीज को जीरो लिखा जाता है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से नीचे वाली सारी एंट्रीज को जीरो लिखा जाता है। ये अपने एक तरह से अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये अपने अल्फाज की जरा उलट हैं। उलट इस तरह से हैं कि अब अपर ट्रायंगुलर में तो अपर का लफ्ज आता है ना, लेकिन इसमें डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज जीरो होती हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में लोअर का लफ्ज आता है तो इसमें डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज जीरो होती हैं। बाकी इनको ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? तो ट्रायंगल अगर आप इस नोट्स को देख लें तो देखें, ये जो जीरो जीरो हैं, ये एक तरह से हमारे पास ट्रायंगल बना रहे हैं। यहाँ पर ये जीरो जीरो हमारे पास एक ट्रायंगल बना रहा है, तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म बनती है हमारे पास, तब हम इनको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बोलते होते हैं। बाकी इसमें आपने जो मैंने डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, बस इस मेथड में आपने ये ख्याल करना होगा कि लोअर ट्रायंगुलर को में आपने डायगोनल एंट्रीज को वन लिखना होगा, वन के अलावा नहीं कुछ नहीं लिखना होगा। अगर वही बात ना कि अगर यहाँ पर किसी ने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को वन के अलावा कुछ और लिख दिया या कोई जनरल वैल्यू लिख दी, तो फिर उसका भी मेथड गलत समझा जाएगा, और मेथड गलत होने पर मैंने जिस तरह बताया कि लाजमी तौर पर आपसे मार्क्स की डिडक्शन होगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने डायगोनल एंट्रीज को वन ही लिखना है, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने डायगोनल एंट्रीज को नॉन जीरो लिखना है, जनरल लिखना है, ठीक है। तो इसमें इन बातों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखें, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज जीरो हो, तो ये डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज हमारे पास क्या है? ये हैं 0 0 0, जो कि हमारे पास जीरो के बराबर हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो ये था हमारे पास चोलेस्की फैक्टराइजेशन मेथड। अब है हमारे पास खाली जकोबी आइटरेटिव मेथड, इसको हम खाली डिस्कस करेंगे और इस पर हम क्वेश्चन जो है वो अगले क्लास में करेंगे। तो देखें, अब देखें इस मेथड को, पहली बात तो ये आप देख लें कि इस मेथड को आइटरेटिव मेथड कहा गया है। चोलेस्की मेथड को आइटरेटिव मेथड नहीं कहा गया। चोलेस्की मेथड को हमने आइटरेटिव मेथड का नाम नहीं दिया, लेकिन इस मेथड को हमने आइटरेटिव मेथड का नाम दिया है, ठीक है ना। तो अब इस मेथड को हमने इटरेटिव मेथड का नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस मेथड में आइट्रेशंस हैं। ऊपर वाले चोलेस्की मेथड में आइट्रेशंस नहीं थी, तो उसको हमने आइटरेटिव मेथड का नाम नहीं दिया, लेकिन इस मेथड को हमने आइटरेटिव का नाम दिया है। तो इसमें तरीकाकार क्या होगा? इसमें भी पहली बात तो ये कि इसमें हमने दो स्टेप्स करने होंगे। दो स्टेप्स हमने किस तरह से करने होंगे कि हम हमारे पास वही मैट्रिक्स इक्वेशन होगी, जैकोबी आइटरेटिव मेथड में हमारे पास वही मैट्रिक्स इक्वेशन होगी, ठीक है। इस मेथड में हमारे पास वही मैट्रिक्स इक्वेशन होगी, ए एक्स इक्वल टू बी। लेकिन इस जकूबी मेथड में हम क्या करेंगे? इस मेथड में हम मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स और की फॉर्म में लिखेंगे, और बाकी जो इसकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं उस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इस बात का क्या है कि पहली बात तो ये है कि इस मैट्रिक्स ए को हम दो मैट्रिसेस की सम की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स प्लस रिमेनिंग मैट्रिक्स की सम की या एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स ए को हम डायगोनल और रिमेनिंग मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स जिस तरह आप जानते हैं कि डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होंगी, कम से कम एक डायगोनल एंट्री हमारे पास क्या होगी? नॉन जीरो होगी, और बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो होनी चाहिए। मतलब ये वाली एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और इन डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। और फिर जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिख ली, मतलब हमने बाकी एंट्रीज डायगोनल के अलावा नॉन जीरो ले ली, तो रिमेनिंग में हम डायगोनल एंट्री को जीरो ले लेंगे, और बाकी जो मैट्रिक्स होगी उसको हम उस तरह लिख लेंगे, मतलब बाकी मैट्रिक्स की एंट्रीज को उस तरह लिख लेंगे, उसी तरह एज इट इज लिख लेंगे। आसान फॉर्म में मैं आपको अगर बताऊं, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिख लेता हूं, एक 3 क्रॉस 3 मैं मैट्रिक्स लिखता हूं।
ये 3x3 मैट्रिक्स है। फर्ज करें ये बराबर है 1 2 3 4 5 5 4 6 कोई भी 7 और इसको और 9। तो इसको हम पहले सबसे पहले डायगोनल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डायगोनल एंट्रीज इसकी लिखेंगे। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1 5 9। ठीक है, मैं दोबारा से वही मैट्रिक्स लाता हूँ। तो ये इस तरह देखें, वर्ड में हम नॉर्मली ऐसे लिखते होते हैं, मतलब वर्ड आप भी अब एक तरह से मैथमेटिक्स में काफी सपोर्टिव हो गया है। अब इसमें काफी हद तक मैट्रिक्स मैथमेटिकल एंट्रीज लिखना आसान हो गया है। तो देखिए ये 1, ये डायगोनल मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ 5 9, और बाकी मैं एंट्रीज क्या होंगी? 0 0 0 और ये 0 0 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। प्लस, फिर प्लस एक और मैट्रिक्स, रिमेनिंग मैट्रिक्स फिर मैं लिखूंगा। रिमेनिंग मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी और बाकी एंट्रीज क्या होंगी? एज इट इज होंगी। मतलब बाकी एंट्रीज देखें डायगोनल के अलावा 3 4 4 6 7 है। 3 4 4 6 7, तो यहां पर अपनी पोजीशन पर ही लिखना है, किसी और जगह नहीं लिखना। मतलब 3 अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो उसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ही लिखना है। 3 4 5 4 6 7। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लोअर ड्राइंग इस मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स और रिमेनिंग मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है। ये स्टेप 1 होगा हमारे पास। फिर स्टेप 2 में हमने क्या करना है? स्टेप 2 में हम मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स और रिमेनिंग मैट्रिक्स के सम से रिप्लेस कर लेंगे। मतलब dx d प्लस आर इंटू एक्स इक्वल टू बी, मतलब dx प्लस आर एक्स इक्वल टू बी, और dx इज इक्वल टू माइनस आर एक्स को उस तरफ ले जाएं तो dx हो जाएगा माइनस आर एक्स प्लस बी। अब डायगोनल मैट्रिक्स का हमारे पास इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिमार्क में लिखा हुआ है कि अगर अगर हमारे पास तमाम डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हों, और वो जिस तरह हम तमाम डायगोनल एंट्रीज को नॉन जीरो लिखते हैं, सॉरी, कम से कम एक एंट्री को तो या इस मेथड में हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में किसी एक एंट्री को इस मेथड में नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखें, और मैंने आपको कहा भी है कि यहाँ पर कम से कम डायगोनल मैट्रिक्स में एक एंट्री को, मतलब डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री को नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री को नॉन जीरो होना चाहिए। वो इसलिए नॉन जीरो होना चाहिए कि यहां पर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स आता है। और अगर फर्ज करें सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो नहीं है, मतलब सारी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं, इस केस में अगर हमारे पास इस मेथड में सारी डायगोनल एंट्रीज जीरो हो, तो फिर तो ये एक तरह से नल मैट्रिक्स बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, और जीरो मैट्रिक्स का तो इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट होता। तो इसलिए अगर कम से कम एक एंट्री हमारे पास नॉन जीरो आ जाए, या सिंपल सी बात यह है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर ये मेथड कामयाब है। नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फिर ये मेथड नाकाम है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी अगर इसकी तमाम एंट्रीज क्या हो? नॉन जीरो हो। क्योंकि एक एंट्री भी अगर जीरो हो जाए तो उसमें भी मसला बन सकता है। लेकिन खैर, डी इनवर्स माइनस डी इनवर्स आर को आप टी का नाम दे दें और डी इनवर्स बी को आप सी का नाम दे दें, और इस तरह फिर आपने एक्स पावर के प्लस वन इजिकल टी एक्स पावर के प्लस सी की फॉर्म में आप लोगों ने आइट्रेशन करनी है। उस वक्त तक आइट्रेशन हम करते रहेंगे जब तक हमें हमारा मतलूबा नतीजा नहीं मिल जाता। तो ये है जैकोबी आइटरेटिव मेथड। इस पर क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट में क्लास में करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस रिकॉर्डिंग में हमारे पास 4 मिनट हैं, नहीं तो हम फिर दूसरी क्लास शुरू करेंगे। मतलब अगर फर्दर कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए हमें दूसरी क्लास स्टार्ट करनी होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछें।